हाँ जी। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यार चैप्टर 5, 6 और 7 जो है ना, 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस पे बात करेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये जो 3 एनालिसिस है ना, जिसको ईआईसी एनालिसिस बोला जाता है, इसको सीखने में, इसको मास्टर करने में एक पूरी उम्र निकल जाती है। एक पूरा एक्सपीरियंस का लाइफ साइकिल होता है, तब जाके आप इकोनॉमी के ऊपर मास्टरी हासिल करते हो। तब जाके आपको समझ में आता है कि अच्छा, इंडस्ट्री की ये साइकिल ऐसे मूव कर रही है, कंपनी में ये साइकिल्स ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, एनआईएसएम ने अपने को एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। मैंने ना सिर्फ ये कोशिश करी है कि मैं एनआईएसएम का वर्ड टू वर्ड कॉपी करूं, मैंने वो करा नहीं है। मैंने आपको इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। तो इन तीनों चैप्टर्स में, इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस में आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ चीज़ें करने के लिए दूंगा, आपको उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो, तो आपको ये काम ज़रूर करने पड़ेंगे। फटाफट अपन शुरू करते बिना किसी देरी के। हाय, दिस इज पाथर, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ कर दो, और एक कमेंट ठोक दो फटाफट। मेरे को बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, मैं हाई हो जाता हूँ आपके कमेंट्स के कारण, पता है। चलो, तो इकोनॉमिक एनालिसिस में जब बात होगी, तब बात होगी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की। बात होगी कि कहाँ से हम डेटा जुगाड़ सकते हैं। बात होगी कि इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या रोल होता है फंडामेंटल एनालिसिस में। जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस का क्या रोल होता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी आप देखोगे ना, तो वो इंडिविजुअलिटी पे बात करता है। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई और उसकी प्राइस की स्टडी को माइक्रो इकोनॉमिक बोला जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस बोला जाता है। एक पर्टिकुलर, मैं पेंट इंडस्ट्री में सिर्फ पेंट की डिमांड और सप्लाई से और उसकी प्राइस को एनालाइज कर रहा हूं। आई एम कंडक्टिंग अ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ऑन पेंट इंडस्ट्री, राइट। इससे क्या होता है पता है, हम क्या करते हैं, हम बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं इंडिविजुअल्स का, कि यार अगर पेंट का प्राइस 10% बढ़ता है तो कंजम्पशन कितने से बढ़ती है। क्या जो कंज्यूमर है, जो पेंट को कंज्यूम कर रहा है, क्या वो हर प्राइस पे पेंट खरीदने के लिए तैयार है। सोचो ना, अगर 10% उसने प्राइस बढ़ा दिया और पेंट का रेट कुछ भी नहीं बढ़ा, कोई रेट नहीं बढ़ा, मतलब कोई कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं आया, प्राइस बढ़ गया बट कंजम्पशन सेम रहा, तो इसका मतलब ये ना कि लोग किसी भी प्राइस पे पेंट को कंज्यूम करने को तैयार है। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। तो कंपनी का प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा और उसका प्रोडक्शन कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का डिमांड क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है उस प्रोडक्ट को लेके। यहां पर आप देख रहे हो अपन कंज्यूमर प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट, अगेन वी आर रिवॉल्विंग अराउंड इंडिविजुअलिटी। दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटे लेवल पे सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, छोटे लेवल पे इकोनॉमिक्स समझ रहे हैं। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है द कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको हेल्प करता है फ्री मार्केट का कंसेप्ट समझने में। फ्री मार्केट क्या होता है पता है? फ्री मार्केट होता है जो मार्केट अपना होता है, जहां पर प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होंगे। प्राइजेस भाई ओपन मार्केट है, कंज्यूमर आएगा, वो अपना एक प्राइस कोट करेगा, जो सेलर होगा वो प्राइस कोट करेगा, जहां पर डील स्ट्राइक होगी वहां पर डील क्लोज हो जाएगी, वो प्राइस बन जाएगा। क्या ऐसे ही होता है क्या? बिल्कुल ऐसे ही होता है। बहुत सारी शॉप्स पे हम जाते हैं जहां पर ग्रोसरीज भी, कॉस्मेटिक्स भी मार्केट रेट से कम पे अपने को मिल जाता है, राइट। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि ओपन मार्केट है। प्रोड्यूसर जो बनाना चाहे वो बना सकता है, कंज्यूमर को जो कंज्यूम करना है वो कर सकता है। दे कैन कंज्यूम व्हाट दे वांट, दे कैन प्रोड्यूस व्हाट दे वांट। उसको फ्री मार्केट बोला जाता है। जो हमारा मार्केट है वो फ्री मार्केट। अब इसमें कोई ये एग्जांपल मत दे देना कि जो प्रोड्यूसर है वो गन थोड़ा ना प्रोड्यूस कर सकता है, जो कंज्यूमर है वो कोकेन थोड़ा ना कंज्यूम कर सकता है। तो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ फ्री मार्केट ना, दैट इज द इलीगल मार्केट, राइट। फ्री मार्केट होगा जो लीगल मार्केट होगा, वो फ्री होगा ना, तभी वो फ्री है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमी से मुझे समझ में आता है कि मेरी इकोनॉमी के अंदर क्या चेंज आने वाले हैं, बेसिस कि किसी इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ है। समझना, अगर लोगों ने अगर लोगों ने चाय पत्ती कंज्यूम करना खत्म कर दिया और पार्ले जी को वो पानी में डुबा डुबा के खा रहे हैं,
दूध कंज्यूम करना बंद कर दिया, पार्ले जी को काली चाय में डुबो के खा रहा है। गणेश भाई, समझ रहे हो? यू नो इफ यू नो, राइट? वो चीज मुझे माइक्रो इकोनॉमिक से इंसाइट मिलती है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमी का क्या मतलब है पता है? मैक्रो इकोनॉमी मतलब मैं ओवरऑल इकोनॉमी की बात करता हूं। अब मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट पे बात करूंगा चीजों की। अब मैं कंज्यूमर पे बात करूंगा, अब मैं प्रोड्यूसर्स पे बात करूंगा, मैं बिजनेसेस पे बात करूंगा, मैं गवर्नमेंट्स पे बात करूंगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कितनी है। ठीक है, अब बड़े लेवल पे बात होगी, अब पूरे देश की बात होगी, एक स्टेट की बात होगी, एक कंपनी, एक सेक्टर, एक प्रोडक्ट की बात नहीं होगी। ठीक है, एक छोटे मार्केट की बात नहीं होगी, पूरी इकोनॉमी की बात होगी। वो मैक्रो इकोनॉमी है। तो मैक्रो इकोनॉमी इज बेसिकली, अच्छा ये जो कवरेज मैं दे रहा हूँ, ये कवरेज आपको ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ों की स्टडी कर ली तो मेरी मैक्रो इकोनॉमी स्टडी कंप्लीट हो गई। समझो आप, आपको मैं कोई 40-45 मिनट 1 घंटे के अंदर मैक्रो इकोनॉमिस्ट नहीं बना सकता। एनआईएसएम ने बोला है ये सब चीज़ें, इसलिए अपन ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे अपन धीरे धीरे करके एक चीज़ को, और फिर आप इसको एनआईएसएम की वर्कबुक के साथ कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। आप बिना वर्कबुक को पढ़े हुए सिर्फ मेरे सेशंस देख के एग्जाम अटेंड करने नहीं जाएंगे। मेरे सेशन का ऑब्जेक्टिव है कि आप जब वर्कबुक पढ़ो तो वो एकदम स्मूथ हो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको सब कुछ समझा चुका हूँ। तो मैक्रो इकोनॉमी इज स्टडी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देश में कितनी बेरोजगारी है। जीडीपी, समझते हैं अपन जीडीपी क्या होता है। इन्फ्लेशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट रेट्स, एंड ऑल दीज थिंग्स आर अफेक्टेड बाय पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नमेंट क्या रणनीति बनाती है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है, एट द एंड ऑफ द डे गेम पूरा उसका है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी जो होती है ना, उसको दो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर वन, गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट अपने डिसीजंस लेती है, उसके कारण इकोनॉमी इन्फ्लुएंस होती है। डिमोनेटाइजेशन, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, और सेंट्रल बैंक भी मैक्रो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। जब गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है और वो मैक्रो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है ना, तो उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल डिसीजंस। गवर्नमेंट कहां पर मेन अपना डिसीजन लेके पूरी इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करती है? बजट के दौरान। तो बजटिंग करके गवर्नमेंट ने अगर कुछ भी करा है तो उसको बोलेंगे दैट इज अ फिस्कल पॉलिसी डिसीजन। सेंट्रल बैंक मतलब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कुछ भी छेड़छाड़ करता है। आप समझते हो, अभी बार बार आप सुनते हो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। मुझे बताना कमेंट में अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मॉनेटरी पॉलिसी पे। ठीक है, मैं एक फुल स्ट्रेंथ लेंज, मतलब एक पूरा 30-35-40 मिनट का एक स्ट्रॉन्ग वीडियो लेके आऊंगा, जिसके बाद आप समझना शुरू कर दोगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है और मॉनेटरी पॉलिसी जो आएगी तो उसको कैसे एनालाइज करना है। राइट, सी देखो यार, मेरा बताने का रीजन ये है, एक छोटी सा वर्ड लिखा है अपन ने, पूरे पूरे चैप्टर का एक छोटा सा वर्ड है जिसपे 40-45 मिनट का डिस्कशन हो सकता है। हाउ कैन आई जस्टिफाई? राइट, इसीलिए मैंने बोला है कि इस सेशन में, अभी इस चैप्टर में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आरबीआई कोई भी हरकत करता है, रेट्स को कम ज्यादा करता है, किसी भी तरह का कुछ भी मूवमेंट करता है, उसको बोला जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी मूवमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई ने इकोनॉमी को कंट्रोल, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, उसको मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी, उसको फिस्कल पॉलिसी। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर टिल नाउ। ठीक है, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके। ठीक है, चलिए नेशनल इनकम की बात करते हैं। नेशनल इनकम में दो तरीके की नेशनल इनकम एनआईएसएम ने यहां पर हमें सजेस्ट करी है। एक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। समझना क्या होता है, और इसको एक बार समझोगे ना तो शायद अब ये लाइफ टाइम के लिए जीडीपी और जीएनपी का फंडा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना, ये है कंसर्न्ड अबाउट ज्योग्राफी एंड नॉट नेशनैलिटी। समझ रहे हो, यहां पर जीडीपी निकालते समय जो मेन कंसर्न आएगा ना मेरा, वो ज्योग्राफी का कंसर्न है, नेशनैलिटी का कंसर्न नहीं है। यहां पर जो कंसर्न है ना, दैट इज नेशनैलिटी एंड नॉट ज्योग्राफी। समझिए, 1 मिनट समझना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब
मेरे को मेरे देश के बाहर नहीं जाना है, ठीक है, तो मेरे देश की सीमा के अंदर, मेरे देश की बाउंड्रीज में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हुआ है, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेरे देश की बाउंड्रीज में, क्योंकि वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मेरे देश की बाउंड्री में किसी ने भी कंट्रीब्यूट करा, वो सिटीजन हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो एक्टिविटी, वो गुड्स या सर्विसेज मेरे देश की बाउंड्री के अंदर ट्रेडिंग हुई है, तो वो जीडीपी का पार्ट है। समझ रहे हो, यहां पर ज्योग्राफी मैटर करेगी, यहां पर नेशनैलिटी मैटर नहीं करती। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में पता है क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में होगा वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सारे हिंदुस्तानियों की मिला के गुड्स एंड सर्विसेज, इररिस्पेक्टिव वो इंडिया में है या इंडिया में नहीं है। वहां पर नेशनैलिटी मैटर करती, क्योंकि वो नेशनल प्रोडक्ट है, वहां पर ज्योग्राफी मैटर नहीं करेगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझ रहे हो आप, तो मैं निशब्द हूं आपके सामने कि मैं अब इससे आसान क्या करके और समझाऊं। ठीक है, अगर ये जीडीपी और जीएनपी आज आपको लाइफ में फर्स्ट टाइम समझ में आया है और आप कॉन्फिडेंट हो कि अब आप कभी नहीं भूल सकते, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे एफर्ट्स बिल्कुल सही लगे। ठीक है, इसको निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक है प्रोडक्ट मेथड्स। प्रोडक्ट मेथड का मतलब ये है कि हम अलग अलग सेक्टर के, कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकालेंगे कि उसमें कितने गुड्स और सर्विसेज बिके हैं पर्टिकुलर सेक्टर में, और उनकी सारी वैल्यूज को ऐड ऑन कर देंगे तो अपने पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इनकम मेथड में आपको रटने की जरूरत नहीं है, डोंट वरी, इट इज़ नॉट समथिंग जो बहुत हाईली टेस्टेबल एरिया है। ठीक है, इनकम मेथड के अंदर क्या होता है पता है? इनकम मेथड के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी नौकरशाह लोग हैं जो नौकरी करते हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन है, मुकेश भाई, धीरू भाई, राइट, अडानी जी, रतन टाटा जी, जो इन्वेस्टर्स हैं, विजय केडिया सर, झुंझुनवाला एंड कंपनी, रेयर इंटरप्राइजेस, इन लोगों ने कितनी इनकम कमाई है, क्योंकि इन लोगों ने जो कमाया है वही तो किसी और का खर्चा होगा ना। बात वही है ना, टोटल पूरी कंट्री ने मिलके गुड्स एंड सर्विस पे कितना खर्चा किया, इट्स ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू टोटल पूरी कंट्री ने मिलके गुड्स एंड सर्विस से कितनी कमाई करी। बात तो वही है ना भाई, नेट प्रोडक्ट तो जीरो जीरो सम गेम है ना, एक ने खरीदा दूसरे के लिए, एक के लिए खर्चा है दूसरे के लिए इनकम है। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? टोटल स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट, इन तीनों की स्पेंडिंग कितनी। बात वही है, कान यहाँ से पकड़ लो या वहाँ से पकड़ लो। ठीक है, अब ये एक्टिविटी बहुत बड़े लेवल पे होती है। क्या आपको मैक्रो इकोनॉमिक एनालिस्ट बनना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, अपने को रिसर्च एनालिस्ट बनना है, वो भी एनआईएसएम का रिसर्च एनालिस्ट बनना है, राइट। चलिए, ठीक है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ। लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ का क्या मतलब है? जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती जाएगी। यूएस में इतनी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों है? क्योंकि वहां पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। आप समझना, वहां का कोई बेरोजगार अगर है तो उसको $1000 का भत्ता मिलता है, $1000 का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलता है एवरी मंथ। अपने को यहाँ $1000 का अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेगा तो अपन तो अमीर हो जाएंगे, 84,000 रुपीज, राइट। तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि लोगों की कमाई में डिफरेंस है, पर कैपिटा में डिफरेंस है। ठीक है, एक व्यक्ति जो पैसा कमा रहा है उसके अंदर बहुत अंतर है। इंडिया की लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हायर एज कंपेयर टू इथोपिया और एनी अदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन अफ्रीका। वाई? बिकॉज इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज हायर। एक हिंदुस्तानी एक नॉर्मल अफ्रीकी नागरिक के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है, एक पाकिस्तानी के मुकाबले ज़्यादा पैसा कमाता है, राइट। इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसलिए आपका हाई है। तो आपका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है ना, दैट इज डायरेक्टली लिंक विद द इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ। ठीक है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स, आपको ये चीज समझाने की कोशिश करी जा रही है एनआईएसएम के द्वारा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने सेव करा, इसका ये मतलब नहीं कि आपने इन्वेस्ट करा, दोनों बहुत अलग है। सेविंग इज नॉट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग्स को, जो आपके पास बची हुई पूंजी है, जब आप उसको प्रोडक्टिव काम में लगाते हो तब वो इन्वेस्टमेंट बनता है, समझना।
आपके बैंक में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ 1 करोड़ रुपए इज योर सेविंग्स, इट इज नॉट योर इन्वेस्टमेंट। आपने उससे एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट है, वो सेविंग नहीं है। सेविंग्स 3 तरह की बोली गई है, पर्सनल सेविंग, कॉर्पोरेट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग। पर्सनल सेविंग मतलब जो सेविंग्स अकाउंट में हम डालते हैं, कॉर्पोरेट सेविंग मतलब जो कॉर्पोरेट्स करंट अकाउंट में डालते हैं, गवर्नमेंट सेविंग मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा पड़ा रहता है फॉर द वेलफेयर, जो पड़ा हुआ है अभी तक इन्वेस्ट नहीं करा है। उसमें प्रोडक्टिविटी का फैक्टर मिसिंग है। देखो, सेविंग सेविंग प्लस प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग और प्रोडक्टिव मिलके ही इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, चलिए इन्फ्लेशन के ऊपर थोड़ी बात करती जाए, इन्फ्लेशन पे थोड़ा बात करा जाए। इन्फ्लेशन पे अगर आपको बात करना है तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। जब मेरा प्राइस बढ़ रहा है और मेरी परचेजिंग पावर कम हो रही है, वो इन्फ्लेशन कंडीशन है। मतलब चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पहले जो मैं 100 रुपए से खरीद पा रहा था, अब उस 100 रुपए से कम चीजें खरीद पा रहा हूं। मेरे 100 रुपए की कीमत, मेरे 100 रुपए की औकात कम होती जा रही है, उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। ठीक है, उसको इन्फ्लेशन बोला जाता है। अगर मैं एकदम सरल, क्योंकि आपको है ना 2 वर्ड्स दिए हुए हैं बस, इनके बारे में कुछ बात ही नहीं करी है एनआईएसएम करिकुलम में। अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तो जब चीज़ों के होलसेल प्राइजेस को देख के इन्फ्लेशन निकाला जाए कि ये होलसेल प्राइस कितने परसेंट बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम में, तो वो होलसेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन निकाला जाएगा। और जब कंज्यूमर प्राइस या रिटेल प्राइस के थ्रू, जो खुदरा मूल्य बोला जाता है, जो रिटेल प्राइस चल रहा है मार्केट में इस समय, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे अगर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करी जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन या सीपीआई इन्फ्लेशन या डब्ल्यू पाई इन्फ्लेशन रहेगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक बता रहे हैं अभी इन्फ्लेशन का आपको। इन्फ्लेशन जो होती है ना, उसके 2 कॉजेज हैं। एनआईएसएम बोलता है इन्फ्लेशन के 2 कॉजेज है, 2 कारणों से इन्फ्लेशन हो सकती है। एक हो सकती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब बताऊं क्या होता है, कि सडनली डिमांड इतनी बढ़ गई कि प्राइस थप थप फास्ट भाग गए। याद करो अप्रैल 2020, मार्च में जब लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के सेकेंड वीक में सैनिटाइजर्स का क्या प्राइस था, वाई इट हैज हैपेंड। आपको याद है, छोटी सी बॉटल जो 4 लीटर 5 लीटर की बॉटल थी, वो 2-2 हज़ार रुपए में बिक गई। वाई इट हैड हैपेंड, बिकॉज सडनली डिमांड बढ़ गई। अब या तो सप्लाई गिर जाएगी या उतनी ही रहेगी, उसके कारण से प्राइस बढ़ जाएगा। समझ रहे हो आप, ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब है? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि यार जेन्युइनली जो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसको बनाने में जो चीजों की यूजेज होती है, उन सब की कॉस्टिंग बढ़ गई। जैसे आप देखते हो जो कार्स की, जब कार्स के अंदर जो इन्फ्लेशन आता है यूजुअली आप देखोगे, तो कोई भी कार कंपनी में प्राइस कार के इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कि दुनिया बावली हो गई है कि मेरे को तो एक्सयूवी 700 खरीदना है, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं होता, नहीं तो मैं तो शादी नहीं करूंगी। समझ रहे हो आप, ऐसा थोड़ा ना होता है। वहां पर प्राइस क्यों बढ़ते हैं पता है? क्योंकि स्टील का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि रबर का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि सेमीकंडक्टर का प्राइस बढ़ गया, क्योंकि वहां कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो सीओपी बोला है ना, ये दिस सीओपी इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कीमत, चीज को बढ़ाने की कीमत, वही ओवरऑल बढ़ गई है यार। किसी चीज को बढ़ाने की लागत, बनाने की लागत ओवरऑल बढ़ गई है, तो एंड प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, उसकी प्राइस तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो बहुत बट ऑब्वियस है। ठीक है, देखिए जरा क्या होता है ना, जब इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ता है, जब कीमतें बढ़ती है ज्यादा, और ज्यादा कीमतें बढ़ती हैं, ठीक है, तब आरबीआई को डर लगता है कि यार कहीं कीमतें इतनी ना बढ़ जाएं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। तो अब कीमतें अगर कम करनी है तो उसके लिए क्या एक ऑप्शन है पता है आरबीआई के पास? आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, समझना, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उससे क्या होता है? उससे मार्केट में पैसे का सप्लाई कम हो जाता है। मार्केट में जब पैसे का सप्लाई कम हो जाता है तो लोग कम सामान खरीदते हैं। जब लोग बढ़ी हुई कीमत पे कम सामान खरीदते हैं तो सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है।
जब सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। ये पूरा अपन ने बहुत डिटेल में कवर किया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी वाली वीडियो में, मैं बताऊंगा आपको, होमवर्क देके जाऊंगा आज का, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क रहेगा वो। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल सी बात है, जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, किसी भी कंट्री का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ा हुआ है हिस्टोरिकली एवरेज से, तो उस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है। उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन और इकोनॉमिक एक्सपेंशन, कि आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन मोड में, आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, वो अनएम्प्लॉयमेंट बताता है। ठीक है, आप ये चीज समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमको एफडीआई और एफपीआई के बीच का फर्क नहीं समझ में आता। मेरे को नहीं पता है कि एफडीआई का क्या मतलब है और एफपीआई क्या होता है। आप समझना, एफडीआई जो है ना, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसका मतलब यह है कि एक विदेशी कंपनी है, वो हिंदुस्तान में व्यापार करना शुरू करना चाहती है। समझ रहे हो, उसको बिजनेस करना है इंडिया में। तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आएगी क्या? नंबर वन, बिल्कुल। डायरेक्ट आ रही है ना तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आएगी। वो इन्वेस्टमेंट करने नहीं आ रही है, उसको डायरेक्ट बिजनेस करना है, एफडीआई है वो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आएगी, वो पार्टिसिपेट करेगी बिजनेस में। जैसे कोको कोला, ठीक है, जैसे बेस्ट प्राइस, याद है आपको एफडीआई, कि वो रिटेल पे तो एफडीआई नहीं है तो होलसेल पे एफडीआई रहेगा, होलसेल ई कॉमर्स पे। ठीक है, तो उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके आने के कारण क्या इंडिया में कैपिटल आती है क्या? फॉरेन कैपिटल आती है क्या? ठीक है, जॉब्स क्रिएशन होती है क्या? डेवलपमेंट आता है क्या? क्या स्किल सेट आता है, टेक्नोलॉजी आती है? नहीं। ठीक है, एफडीआई ये होता है। एफपीआई में नाम में ही पोर्टफोलियो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये पैसिव है। पैसिव है का मतलब ये है, इनको हिंदुस्तान में बिजनेस नहीं करना है, इनको हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना है। इनको आना है और हिंदुस्तान में कुछ कंपनीज, हिंदुस्तानी कंपनीज के शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, ये है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसको फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को ही हॉट मनी बोला जाता है। आप समझना, आप ये सब टर्म्स अगर अभी आपने दिमाग में पकड़ ली ना, तो सीएनबीसी में बार बार यूज होती है। एफपीआई को हॉट मनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गर्म पैसा है, कोई भी कभी भी कहीं भी भाग जाएगा, तो जब उनको जरूरत होगी वो तुरंत निकाल लेंगे। एफडीआई को क्या निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। बेस्ट प्राइस ने अपने इतने सारे स्टोर बना लिए जगह जगह पूरे हिंदुस्तान में, रातों रात तो समेट नहीं सकते ना। एफपीआई का तो क्या है, बटन का खटका दबाया, पूरा पैसा निकाल के 1,000 करोड़ रुपए का एफआईआई ने सेलिंग कर दी। समझ रहे हो? अब वही एफपीआई ही एफआईआई के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो आप? आई होप ये क्लैरिटी मिल रही होगी आपको। देखो अपन बेसिक सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कोई बहुत इन डेप्थ डिस्कशन नहीं है। मैं मेरे इक्विटी रिसर्च कोहर्ट्स में भी ये सब चीजें कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये डेफिनेशनल एस्पेक्ट है। आज आज मैंने बता दिया, 6 महीने बाद आप भूल जाओगे, अरे 1 साल बाद मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा यार एफडीआई और एफपीआई में। क्यों? क्योंकि रोजमर्रा की जीवन में यूज होने वाली चीज नहीं है ना, बट करिकुलम का पार्ट है। मेरे को पता है इसमें से टेस्टिंग हो जाएगी, वो पूछ लेगा आपसे एफडीआई और एफपीआई के अंदर का डिफरेंस बताओ। दैट इज वाई आई एम हियर, कि मेरे को ये बताना जरूरी है आपको। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी का मतलब समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालना है। गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्लान बनाती है। ठीक है, कुछ जो मैं बातें बोल रहा हूं उसको पूरे फोकस से सुन लो। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का प्लान बनाती है। एक अच्छी गवर्नमेंट जो होगी वो हमेशा ज्यादा खर्चा करेगी उसके रेवेन्यू से। इसका मतलब यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट 100 कमा रही है तो 125 खर्च कर देगी। तो आपका सवाल यह है कि सबसे पहले तो अगर वो 100 कमा रही है तो 125 क्यों खर्च कर रही है? उसको तो 100 कमा के 90 खर्च करना चाहिए ना। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट्स अ गवर्नमेंट नॉट अ कॉरपोरेशन। वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है। गवर्नमेंट इज अ वेलफेयर स्टेट, वो तो लोगों की भलाई के लिए बनी है ना। तो उसके हमेशा खर्चे ज्यादा होंगे उसकी कमाई से। तो चलो सर मान लिया 100 कमाया, 125 खर्च करा, बाकी का 25 कैसे आएगा? बाकी का 25 दो जरियों से आएगा। नंबर वन, या तो टैक्स से आएगा, मतलब अपनी इनकम से, या तो डेट लेगा गवर्नमेंट। समझ रहे हो? या तो गवर्नमेंट डेट लेगा,
तब आएगा, नॉट टैक्स, सॉरी, डेट लेगा, क्योंकि टैक्स तो उसकी इनकम है। डेट लेगा तब आएगा, बाहर से उधार ले लेगा, या फिर बाहर से एफडीआई आएगा तब आएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? करंट अकाउंट का बैलेंस कितना है? बैलेंस कितना रहेगा? सिंपल सी बात है, कितना गवर्नमेंट के पास आया उसमें से कितना दे दिया, जो बचा हुआ है वो बैलेंस है, जैसा आपकी पासबुक का बैलेंस है। अकाउंट सरप्लस का मतलब, अकाउंट सरप्लस का मतलब यह है कि रिसीट ज्यादा है और पेमेंट कम है। जैसे दिल्ली सरकार, अरे अरविंद केजरीवाल छाती ठोकता ना कि हमारी दिल्ली सरकार देश की इकलौती प्रॉफिटेबल सरकार है। अरे तो शर्म की बात है, शर्म की बात है कि तुम पैसा घर लेके आए हो, वापस खर्च करो ना। समझ रहे हो? आपको बहुत छाती ठोक के बहुत अच्छी बात नहीं है ना प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट है तो, क्योंकि आपका काम प्रॉफिट कमाना थोड़ा ना। किससे प्रॉफिट कमा रहे हो आप? किससे प्रॉफिट कमा रहे हो? अल्टीमेटली ओनर कौन है उसका? इट्स अ वेलफेयर स्टेट में, वही बोल रहा हूं, लोग ही तो ओनर है। तो आप लोगों से प्रॉफिट कमा रहे हो क्या? ठीक है। अकाउंट डेफिसिट मतलब रिसीट कम है और खर्चे ज्यादा है, उसको डेफिसिट बोला जाता है। सिंपल सी बात है। फिजिकल डेफिसिट अकाउंट डेफिसिट में कंफ्यूज मत होइएगा। फिजिकल डेफिसिट इकोनॉमिक टर्म्स है, नीचे की जो टर्म है वो मैंने आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए दी है। ठीक है। कभी भी किसी कंट्री में जब करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, ठीक है, तो उस करंट कंट्री की करेंसी वीक हो जाती है। कंट्री की करेंसी वीक हो जाती है मतलब, जब मेरे खर्चे ज्यादा हैं, सुनना मेरी बात, मैं आपको समझा देता हूं। जब मेरे खर्चे ज्यादा हैं और मेरी इनकम कम है तो मेरा डेफिसिट है। तो ये डेफिसिट मेरे को कहीं ना कहीं से भरना पड़ेगा। मेरे 125 करोड़ के खर्चे, मेरी 100 करोड़ की इनकम है, तो 25 करोड़ कहीं ना कहीं से तो आएगा। तो 25 करोड़ कहाँ से आएगा? 25 करोड़ बाहर से आएगा, उधार लेके आए, डॉलर में लेके आए। अब आपने क्या करा पता है? आप डॉलर में लेके आए और उस डॉलर को आपने रुपये में कन्वर्ट कराया। क्या हुआ फिर से? समझ रहे हो आप क्या हुआ? आप जैसे डॉलर इंडिया में लेके आते हो ना, आप रुपये की वैल्यू को कमजोर कर देते हो। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? जब स्पेशली वो डेट रूट से आता है तो। अच्छा, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर कैसे फंड कर सकती है? गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर दो कैटेगरी से फंड कर सकती है। जो नॉर्मल उसके पीएसयूज वगैरह ऑपरेट करते हैं, जितने भी पीएसयू कंपनीज है उनसे जो प्रॉफिट आता है वो। गवर्नमेंट जो टैक्स से इनकम अर्न करती है वो। गवर्नमेंट ने जो लोन बांटे हुए और उस पर जो इंटरेस्ट आता है वो। गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्टमेंट्स करे हुए और उस पर डिविडेंड आता है वो। आपने देखा है जितने भी पीएसयू कंपनीज होती हैं उनमें जो शेयर होल्डर होता है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनका डिविडेंड आता है। गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी असेट्स को बेच सकती है। जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, आपको याद है अभी बहुत सारे पीएसयूज बीच में डिसइन्वेस्ट हुए थे। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू भी गवर्नमेंट के पास फंड आता है। ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी न्यूट्रल अगर है तो इसका मतलब यह है कि इनकम ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सपेंसेस है। फिस्कल पॉलिसी अगर एक्सपेंशनरी है, अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है इस समय जबरदस्त तरीके से, तो गवर्नमेंट कभी भी अपनी इनकम ज्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगी, खर्च करेगी, ज्यादा केपेक्स करती जाएगी। नए रोड्स बनाओ, पुल बनाओ, ये करो वो करो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करेगी खुद को। तो उस केस में एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी हायर देन इनकम। ठीक है। अगर आपका इन इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्टरी है, इकोनॉमी सिकुड़ रही है आपकी, तो योर एक्सपेंसेस विल बी लोअर देन योर इनकम। तब आपकी इनकम हाई होगी, गवर्नमेंट खर्चे नहीं करेगी। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है तब। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, ये आज अपना लास्ट डिस्कशन है आज का। मॉनेटरी पॉलिसी पे है ना, मैंने एक फुल फ्लेजेड 45 मिनट का वीडियो बनाया है। आप ये वीडियो खत्म होते के साथ ही तुरंत मॉनेटरी पॉलिसी वाला वीडियो देखो। आपको नहीं मजा आ जाए ना, एक काम करना, एक काम करना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो देखना। मेरे को मेंटोर मानते हो ना, तो ये काम करना, मेरे को समझ में आएगा कि आप मेरी कितनी बात मानते हो। मॉनेटरी पॉलिसी का वीडियो देखना। मॉनेटरी पॉलिसी की वीडियो के कमेंट में तो कमेंट करना ही करना, इस वीडियो के नीचे आके कमेंट में भी मेरे को बताना। और अगर आपको मजा आ जाए मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के, तो यहाँ लिख देना कि सर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के मजा आ गया। ठीक है, आज के सेशन में अपन इतना ही करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ नोट्स अच्छे से पढ़िए, अगले सेशन में अपन नोट्स भी कवर कर लेंगे। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।